हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लास। और हम बीके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अकाउंट्स में। हमने लास्ट सेक्शन में बैलेंस शीट कर लिया था, उसके पहले हमने प्रॉफिट लॉस कर लिया, उसके पहले हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट कर ली है। ये हमारा लास्ट बेसिक जो बचा है वो एडजस्टमेंट है। इसे समझने के बाद उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे, फिर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। एडजस्टमेंट ही ऐसी एंट्री है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि इसमें इफेक्ट्स कई सारे होते हैं। इन्हें समझना होता है कि किससे माइनस करें, किससे प्लस करें, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती हैं। ठीक है, आपने 11 में पढ़ा भी होगा तो बहुत बेसिक चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं इस एडजस्टमेंट में हम समझेंगे। पहली बात, एडजस्टमेंट क्या होता है? सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो एंट्रीज अकाउंटिंग ईयर की ड्यूरेशन में छूट जाती हैं, रह जाती हैं, किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, वो हम एंड में करते हैं। एडजस्टमेंट का और एक मतलब है कि कुछ चीज़ें एंड में ही की जा सकती हैं, एंट्रीज की जा सकती है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, जैसे यहाँ दिख रहा है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए। तो ये कुछ एंट्रीज है जो एंड में ही हो सकती है, क्योंकि स्टॉक जो है वो एंड में मालूम पड़ता है। डेप्रिसिएशन भी हम एंड में ही माइनस करते हैं अपने फिक्स एसेट्स से। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो लास्ट में जो कुछ एंट्रीज निकल के आती हैं उन्हें करना होता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक और डिप्रिसिएशन। और कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो गलती से बीच में नहीं की गई होती हैं, कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी होते हैं। समझो मेरी बात? कुल मिला के कहने का मीनिंग ये है कि जो भी एंट्रीज हम नहीं कर पाते हैं अपने जनरल एंट्री में, लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में, यानी साल के बीच में हम जितना अकाउंटिंग करते हैं उसमें अगर कहीं भी कोई एंट्री छूट गई है, रह गई है, नहीं की गई है, तो उसे लास्ट में एडजस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे कि भाई आप लोगों ने बहुत जगह लाइन लगाई होगी। अरे लाइन तो लगाई होगा ना, मिडिल क्लास में तो हर कोई लाइन लगाता ही लगाता है। हमारी ज़िंदगी लाइन लगाते लगाते कट जाती है। बचपन में लाइन लगाते हैं, राशन के लिए लाइन लगाते हैं, कॉलेज के लिए लाइन लगाते हैं, फॉर्म वगैरह भरने के लिए, आधार कार्ड जब बनाना था तब हमने बहुत लाइन लगाया। तो जनरली हम देखते हैं हर जगह लाइन ही लगानी होती है। अब ये कभी देखा है लाइन के बीच में कोई घुसता है? होता है ना, लाइन के बीच में कोई आने की कोशिश करता है, फिर हमें बहुत गुस्सा आता है, हम चिढ़ जाते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भी कोई आ जाता है, जैसे कि हमारे फैमिली का कोई छूट गया, कहीं से लेट आया, तो उसे हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, बीच में डालने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? एडजस्टमेंट है। चलो और थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लो। बस में, ट्रेन में, कहीं ना कहीं तो ट्रैवल करते ही होंगे, किए ही होंगे आप लोग। तो कोई देखो आता है जो बिना टिकट वाला होता है, या टिकट तो होती है पर रिजर्व नहीं होती, सीट नहीं होती उसकी, चालू होती है या फिर वेटिंग वाली होती है। तो कैसे वो एडजस्ट करने के लिए कहता है? 3 लोगों की सीट पे 4-5 लोग बैठने की कोशिश करते हो। तो एडजस्टमेंट का मतलब यही है, जो रह गया है उसे भी जगह देना। अकाउंट की भाषा में जो एंट्रीज नहीं की गई हैं साल भर के बीच में, उसे लास्ट में करना ही एडजस्टमेंट है। चलो तो बात को आगे ले चलते हैं। पहला एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा स्टॉक जो अकाउंटिंग ईयर ख़त्म होने के बाद बच गया। चलो मैं फैक्ट्री में लेके चलता हूँ। फैक्ट्री में हमने साल भर स्टॉक बनाया, प्रोडक्शन किया और बहुत सारे सामान बेचे, बहुत सारा स्टॉक बेचा, बहुत सारा प्रोडक्ट बेच दिया। मान लेता हूँ कि साल भर में हम लोगों ने 1000 प्रोडक्ट्स बनाए। क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी यानी 1000 क्वांटिटी, 1000 प्रोडक्ट बनाए। इसमें से 900 बिक गए, कितने बच गए? माइनस करेंगे तो 100। तो ये जो 100 बच गए हैं, इसे अगले साल फॉरवर्ड तो करना पड़ेगा ना। 100 जो बच गए हैं ये क्या होगा? अगले साल की बुक में जाएगा। तो अगले साल की जब बुक में जाएगा तो इस साल की बुक में इसकी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। ये क्लोजिंग स्टॉक यानी साल खत्म हो गया, अब हमारे पास कितना स्टॉक बचा है भाई? 100 स्टॉक बचा है। समझ मेरी बात? और यही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में यही चला जाता है ओपनिंग स्टॉक के नाम से, टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से। क्योंकि किसी साल का एंड किसी साल की शुरुआत होती है। अगर कोई बिजनेस है जो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2024। फिर नया साल कब चालू होगा? ठीक इसके एक दिन बाद, 1 अप्रैल को। तो 31 मार्च को जो भी क्लोजिंग होगा वो नेक्स्ट डे सब कुछ ओपनिंग होगा। 31 मार्च के दिन जो क्लोजिंग है, क्योंकि वो इस साल के लिए बात हो रही है, तो इस साल के लिए शुरुआत क्या ये है?
और क्लोजिंग क्या ये है। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसके लिए शुरुआत 1 अप्रैल होगी और 2024 होगी और 31 मार्च 2025 क्लोजिंग होगी। यानी किसी साल का क्लोजिंग किसी दूसरे साल का ओपनिंग होता है, ठीक ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है साल में जो स्टॉक बच गया। एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जाता है। क्यों सिंपल कहा जाए कि जो स्टॉक होते हैं वो असेट्स होते हैं, क्योंकि उस पर हमने पैसा खर्च किया है, रॉ मटेरियल लगाया है, लेबर चार्ज दिया है, कई सारे खर्चे किए हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट बना है। यानी वो प्रोडक्ट किसका है, कंपनी का है, कंपनी का है, कंपनी का हक है उसके ऊपर, इसलिए कंपनी की प्रॉपर्टी है। और कंपनी की प्रॉपर्टी है तो उसका एक इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड, क्योंकि असेट्स है, प्रॉपर्टी है। दूसरा इफेक्ट कहाँ लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। तो सीधी सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ओपनिंग में से ही जब सेल्स होता है तो हम लोग बाय करके क्रेडिट में एंट्री करते हैं, माइनस करते हैं, और जो भी लास्ट में बच जाता है उसको यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला इफेक्ट था बैलेंस शीट के एसेट साइड में और दूसरा इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, सेकेंड इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। समझना पॉइंट को, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, बाकी बकाया बैलेंस, एक्सपेंस मतलब खर्चे, एक्सपेंस मतलब खर्चा या खर्चे। आउटस्टैंडिंग खर्चा यानी ऐसा खर्चा जो बाकी है। इसका कहने का मतलब ये है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कहने का मतलब ये है कि कुछ खर्चे करने थे जो मैंने किए नहीं है, मतलब मैंने उसका बेनिफिट तो ले लिया है लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए हैं, कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे मैंने का मतलब बिजनेस की तरफ से बात हो रही है, आप अपने आप को बिजनेस समझो कि मैं एक बिजनेस हो, मुझे कहीं खर्चा करना था, मतलब मैंने फ़ायदा तो उठा लिया उस चीज़ का लेकिन मैंने पैसे नहीं दिए हैं। जैसे रेंट, क्या रेंट, मान लो आपका जो ऑफिस चला रहे हो आप या फैक्ट्री चला रहे हो, वो किस पे चला रहे हो, रेंट पे चला रहे हो। आपकी ज़मीन नहीं है, आपने ऑफिस और रेंट, ऑफिस और फैक्ट्री रेंट पे लिया हुआ है। तो जब रेंट पे लिया हो तो आपको रेंट देना होगा। आपने पिछले 3 महीने का रेंट नहीं दिया है, और ध्यान रखना हम लोग फाइनल अकाउंट को बनाते हैं 31 मार्च को। तो अगर आपने पिछले 3 महीने का रेंट नहीं दिया, यानी अपने जनवरी का रेंट नहीं दिया, अपने फरवरी का रेंट नहीं दिया, अपने मार्च का भी नहीं दिया है, राइट, 3 महीने का रेंट नहीं दिया है, जबकि 31 मार्च आ चुका है, यानी आपने जगह का फ़ायदा उठा लिया है लेकिन आपने रेंट नहीं दिया। तो जब खर्चा, कोई ऐसा चीज़ जो खर्चा है और मैंने नहीं दिया है अभी तक, मुझे देना चाहिए, बिजनेस को देना चाहिए लेकिन बिजनेस ने नहीं दिया अभी तक मकान मालिक को, तो इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी ऐसा खर्चा जो दे देना चाहिए था लेकिन मैंने दिया नहीं, बाकी है, बकाया है मेरे सर पे, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या बाकी। तो क्या करते हैं, सबसे पहला इफेक्ट है ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस। यस, जिस चीज़ से रिलेटेड एक्सपेंस है वो उसमें ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रेंट का एग्जांपल दिया, तो मैं रेंट में जाऊँगा, रेंट कहाँ होगा, अगर फैक्ट्री का रेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगा, और अगर ऑफिस का रेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में होगा। तो वहाँ पे जाकर मैं रेंट में ऐड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा अकाउंट का जो रूल होता है, अकाउंट का रूल क्या है पता है, कि भले ही आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, लेकिन अगर आपका खर्चा साल भर का इतना है तो आपको शो करना है। मान लेता हूँ जो रेंट है वो पर मंथ 1000 था, मैंने जनवरी से रेंट नहीं दिया है, तो दिसंबर तक मैंने कितना रेंट दिया होगा, 9 महीने का रेंट दिया होगा, 9000। लेकिन एक्चुअली अकाउंट की भाषा में क्या है, तो हमारे साल भर का रेंट कितना होना चाहिए, 12000, क्योंकि 3000 नहीं दिया ना, जनवरी फरवरी मार्च का नहीं दिया है, तो 3000 नहीं दिया है, कि दिया कितना है, सिर्फ 9। लेकिन होना कितना चाहिए, अकाउंट में कितना दिखना चाहिए, 12। अकाउंट में कितना दिखना चाहिए, 12। क्यों दिखना चाहिए, क्योंकि साल भर का खर्चा उतना है, जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो साल भर का किया जाता है। तो अकाउंट के रूल्स में लिखा हुआ है कि भले ही आप दो या ना मत दो, आपको दिखाना है। तो जब 9000 ही दिया तो 9000 की तो एंट्री चलो हुई थी, 3000 नहीं दिए, इसीलिए ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखा ना ऐड टू द पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो मैं रेंट में जाके ऐड कर दूंगा। ऐड करूँगा जब 3000 9000 में, 9000 में जब 3000 ऐड करूँगा तो क्या होगा, 12000 आ जाएगा। यानी मैं अकाउंट में शो करूँगा कि हाँ भाई मेरा खर्चा कितना है, टोटल 12000 है, क्योंकि वो रेंट देना ही देना है। समझ में आ रहा है। और वो साल वहाँ ख़त्म हो रहा है तो हमें अकाउंट क्लोज भी करना है, ये पर्पज़ होता है। इसके लिए हम जानबूझकर ऐड करके दिखाते हैं कि हमारा खर्चा इतना है, ठीक है ना। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट, दूसरा इफेक्ट का है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्यों लायबिलिटी साइड, क्योंकि मैंने जगह का इस्तेमाल कर दिया है, जनवरी फरवरी मार्च भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैंने पैसे दिए नहीं है, यानी उस ओनर का पैसा बिजनेस ने अपने पास रखा हुआ है। अब वो पैसा आपका नहीं है, जो 3000 रुपये आपने नहीं दिया है 3 महीने का, ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा किसका है, उस ओनर का है। आपको दे देना चाहिए था लेकिन आपने क्या किया, अभी तक दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो आपको देना है।
देना है, अगर कोई चीज़ बाकी है, देना बाकी है, तो उसको लायबिलिटी में लिखा जाता है। ध्यान है ना, कोई भी चीज़ देना बाकी है जिस पे आपका हक नहीं है और आपके पास पड़ी है, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। इसके लिए एक इफेक्ट तो ऐड होगा एक्सपेंस में और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी साइड। थर्ड है, एक मिनट सब रफ कर दो। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंस। देखो यहाँ पे भी यहाँ आउटस्टैंडिंग था यानी बाकी ही था, यहाँ पे प्रीपेड लिखा है यानी मैंने पहले से ज़्यादा पैसा दे दिया। सेम रेंट की बात करते हैं, रेंट है, मान लेते हैं कि अभी चल रहा है 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेकर मान लेते हैं 31 नहीं 2023 नहीं 22 पकड़ते हैं, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का मेरा अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, ठीक ना। मैं इस दिन क्या कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि प्रीपेड है, प्रीपेड कितना लिखा है 12,000, कितना लिखा है 12,000। इसका मतलब क्या मालूम है कि मैंने 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए हैं जो इस साल के अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा। आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने जब 1 अप्रैल 2022 को ऑफिस लिया था रेंट पर, तो मैंने उसी दिन उसको 24,000 रुपये दे दिए थे और रेंट कितना था पर मंथ 1,000। कितना रेंट था पर मंथ 1,000। इसके हिसाब से 12 महीने का यानी 1 साल का रेंट कितना बनता है, सिर्फ 12,000 बनता है। लेकिन मैंने दे कितना दिया है, 24,000, यानी मैंने आने वाले साल का भी पैसा अभी दे दिया है। लेकिन बुक में एंट्री कितने महीने की होगी, सिर्फ 12 महीने की होगी, क्योंकि नियम है कि अकाउंट के बुक में सिर्फ उसी अकाउंटिंग ईयर का एंट्री होता है। और 1 साल की जो रेंट है उसकी एंट्री कितनी होगी, सिर्फ 12,000 की, लेकिन दी कितनी है 24,000। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो देखो लिखा है यहाँ पे, डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। डिपेंड करता है, फैक्ट्री का अगर एक्सपेंस है तो माइनस करेंगे ट्रेडिंग में से, और अगर प्रॉफिट लॉस का कोई एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस में जाके माइनस करेंगे। तो 24,000 मैंने दे दिया था, जबकि इस साल का खर्चा टोटल कितना बनता है रेंट का, 12,000 ही बनता है। तो मैं क्या करूँगा, 12,000 रुपये माइनस करूँगा, क्योंकि मुझे इसी साल का खर्चा दिखाना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस बेसिक को बोलो मत कि अकाउंट में जिस साल का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसी साल का खर्चा और इनकम भी उसी साल का ही दिखाया जाता है। कुछ भी अगर ज़्यादा है तो उसे माइनस किया जाता है, कुछ भी अगर कम है यानी गलती से एंट्री नहीं हुई है या कम हुई है तो उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो ऊपर बाकी था यानी एंट्री नहीं हुई थी तो हमने यहाँ ऐड किया, यहाँ पे हमने ज़्यादा दे दिया है, आने वाले साल का भी दे दिया, नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अमाउंट तो नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग ईयर में जाएगा, राइट। और दूसरा देखो क्या लिखा है, बैलेंस शीट के असेट साइड। क्यों ऐसा है, क्योंकि बिजनेस ने ज़्यादा पैसा दे दिया था, टोटल बिजनेस ने 24,000 दे दिया था, लेकिन देना कितना था, सिर्फ 12,000, यानी 12,000 रुपया ओनर के पास पड़ा है जो बिजनेस का है, क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर तो आया नहीं है ना। तो जब तक काम ना हो तब तक पैसा किसका है, जिसने पैसा दिया है। तो बिजनेस ने पैसा एक्स्ट्रा दिया है तो पैसा किसका है, बिजनेस का है, यानी उस पैसे पे बिजनेस का हक है। तब तक बिजनेस के असेट्स में जाएगा वो, जब तक कि अगला साल भी नहीं आ जाता, जब तक कि अगले साल में जाके एंट्री नहीं हो जाती, तब तक वो पैसा किसका रहेगा, बिजनेस का। आई होप बेसिक समझ रहे हो। देखो लॉजिक समझो, आप शब्दों पे मत जाना, लॉजिक को समझना कि लॉजिक क्या है, बोलते हैं ना भावनाओं को समझो। तो भावनाएं ये हैं कि भैया प्रीपेड एक्सपेंस में मैंने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो मेरी प्रॉपर्टी है बिजनेस की, और क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, एंट्री मैंने ज़्यादा कर दी है, तो मैंने उसमें से माइनस करूँगा कि नहीं इतने पैसे नहीं, इतने पैसे बनते हैं इस साल के, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हाँ, तो नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब है प्री रिसीव्ड इनकम। इसको कह सकते हो इनकम पहले से ले लिया। अब इसको ऐसे कह दो जैसे मान लो कि कोई इनकम है जो रेगुलरली मुझे मिलती है, ध्यान समझना, कोई इनकम है जो रेगुलरली मुझे मिलती है। चलो वापस से हम रेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंट अब हम दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे इनकम की बात हो रही, तो अब रेंट हम ले रहे हैं। जैसे मान लो बिजनेस है, जो आपका खुद का बिजनेस है, और आपने अपना एक ऑफिस क्या कर दिया है किसी दूसरे बिजनेस वाले को या किसी आदमी को रेंट पे दे दिया है। क्या कर दिया है, अपना एक ऑफिस रेंट पे दे दिया है। तो वो इंसान क्या करेगा, सामने वाला कोई एक्स है तो एक्स क्या करेगा, आपको क्या करेगा, रेंट देगा हर महीने। यहाँ लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
आपने देखा है कभी कभी जब हम रेंट पे घर लेने जाते हैं तो मकान मालिक बोलता है 3 महीने का एडवांस लगेगा, 2 महीने का एडवांस लगेगा, 4 महीने का एडवांस लगेगा, 10 महीने का एडवांस लगेगा, होता है ऐसा वो जगह। और बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो 1 साल का पूरा ही दे देते हैं। तो एडवांस का मतलब है कि बिजनेस ने कोई ऐसा इनकम पहले से ले लिया है जिसका काम वो बाद में करने वाले हैं, या उस समय अभी तक नहीं आया है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा समझ लो कि 31 मार्च 2023 को हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जबकि हमें ये मालूम पड़ रहा है कि रेंट जो है वो मार्च के बाद का यानी अप्रैल मई जून का 3 महीने का मिल चुका है अभी तक, जबकि हम लोग अकाउंट कब का मेंटेन कर रहे हैं 31 मार्च 2023 तक का, यानी अप्रैल मई जून नेक्स्ट ईयर के अकाउंटिंग ईयर में आएगा, नेक्स्ट ईयर में आएगा, नेक्स्ट ईयर जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तब आएगा। और उसका रेंट मिल चुका है और उसकी एंट्री इसी में हो चुकी है, यानी जो चीज़ पहले से ले ली है, यानी ज़्यादा ले लिया है मैंने। कहने का मतलब क्या है, 31 मार्च 2023 को नज़र आ रहा है कि मैंने रेंट इस साल का इतना होना चाहिए और मैंने रेंट थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम द डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस, जनरली ये इनकम प्रॉफिट लॉस में लिखा जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही इनकम होता है, सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट में कितने इनकम होते हैं, सिर्फ सेल्स होता है। इसके लिए जनरली जो इनकम मिलेगा वो प्रॉफिट लॉस में मिलेगा। क्रेडिट साइड में जाएंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है प्री रिसीव्ड, यानी वो पैसा अभी नहीं चाहिए था लेकिन पैसा पहले ही ले लिया है, काम अभी तक नहीं किया है, पैसा ज़्यादा ले लिया या एडवांस ले लिया है। तो जब भी कोई चीज़ एडवांस होती है तो अकाउंटिंग ईयर में उसे माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसका समय जब आएगा तब उसकी एंट्री होगी। ठीक है, ऐसे। और दूसरा क्या लिखा है, लायबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने एडवांस पैसा लिया है जिसका काम अभी तक हुआ नहीं है, और जब तक काम पूरा ना हुआ तब तक जिम्मेदारी बनी रहती है। जिम्मेदारी का मतलब होता है लायबिलिटी। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। दूसरी भाषा में यही समझ लो कि भाई आपने किसी का पैसा लेके रखा है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले का काम नहीं करोगे तब तक वो पैसा आपका नहीं है, लेकिन आपके पास पड़ा है। आपके पास पड़ा है तो क्या है, वो लायबिलिटी है। कई एंगल से समझ सकते हो, ठीक है ना। ये आप ऊपर के इन दोनों से भी कनेक्ट कर सकते हो। चलो ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा है इनकम रिसीवेबल। अब इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग इनकम। इसको दूसरे सेंटेंस में वर्ड्स में कहें तो आउटस्टैंडिंग इनकम। यस, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीवेबल का मतलब ऐसा पैसा जो क्रिएट तो हो चुका है, यानी कि मैंने काम कर दिया है लेकिन सामने वाले ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। होता है ना ऐसा बहुत बार कि आप किसी का काम कर देते हो, आप अपने अगल बगल देखते हो कि काम तो हो गया लेकिन अब पैसे नहीं मिले अभी तक। या आप भी बहुत बार करते रहोगे कि आप कहीं कुछ काम करवा लेते रहोगे और सामने वाले को पैसे बाद में देते हो, तो उसके लिए वो पैसा क्या है, इनकम रिसीवेबल है, यानी ऐसे पैसे जो मिलने वाले हैं। क्या होने वाले, मिलने वाले हैं, यानी काम तो हो चुका है लेकिन पैसे नहीं मिले अभी तक। तो क्या करेंगे, ऐड टू द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यस, ये ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वो काम मैंने कर दिया है पर वो पैसा अभी तक नहीं मिला है। वो पैसा मिलता तो कहाँ लिखा जाता, कहाँ पैसा नज़र आता, एसेट्स में नज़र आता या इनकम में नज़र आता। कहाँ नज़र आता, इनकम में। इनकम में एंट्री हो चुकी होती लेकिन वो पैसा अभी तक मिला नहीं, और मेरा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च मेरा ख़त्म हो रहा है। तो मैंने क्या कहा आपको कि उस साल का इनकम उसी साल दिखाएंगे। मान लो कि 31 मार्च के बाद वो मई में देता है पैसा, तो उसकी एंट्री उस साल में नहीं होगी, क्योंकि वो पैसा कब का है, वो पैसा तो 31 मार्च के पहले का है। तो भले ही पैसा नहीं मिला है फिर भी हम एंट्री करके दिखाएंगे कि भाई इस साल मेरा इतना इनकम हुआ है जो मिलने वाला है। क्या होने वाला है, मिलने वाला है। तो हम जाएंगे उस इनकम में ऐड कर देंगे जो भी इनकम होगा। इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कमीशन हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, ठीक ना, रेंट भी हो सकता है, रेंट भी इनकम है तो रेंट भी हो सकता है। तो उसमें से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसमें। और दूसरा लिखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड। एसेट साइड क्यों है, क्योंकि मेरा पैसा है, मैंने काम कर दिया है, मेरा पैसा किसी और के पास पड़ा है। जैसे आपने दोस्त का काम किया, दोस्त आपको पैसे देने वाला है, आपने काम कर दिया लेकिन पैसा, तो आप बार बार मांगते हो ना। क्यों मांगते हो, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका हक है उसके ऊपर, राइट। तो इसके लिए दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट साइड। ठीक है, तो ये 5 एंट्रीज हमने समझी और इन्हें बहुत अच्छे से समझना आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आते हैं। नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि और क्या हुआ है। हालांकि मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को 2-3 बार देखो, पक्का समझ जाओगे कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, यह बेसिक क्या है। क्योंकि एक बार अगर बेसिक रेडी होगा ना बेटा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कोई भी मतलब कोई भी, सिर्फ इसी बुक के नहीं, किसी भी बुक के क्वेश्चन होंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बेसिक सेम होता है। ये वही बात हो गई कि अगर आपको ABCD
या क ख ग घ आता है तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, हिंदी की कोई भी बुक पढ़ सकते हो और इंग्लिश की भी कोई भी बुक पढ़ सकते हो, आपको मात्राएं और ग्रामर थोड़ा बहुत पता है तो, ठीक ना। हाँ, समझ सकते हो नहीं समझ सकते हो अलग बात है, पढ़ तो सकते हो। तो उसी तरह से ये है कि यहाँ अगर हमें समझना है तो बेसिक हमें समझना पड़ेगा कि बेसिक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों, ये सब पूछ के ही अपने आप से फिर आगे बढ़ो, ठीक है। और हम 5 ही एडजस्टमेंट करेंगे टोटल। देखते हैं कितना एडजस्टमेंट है यहाँ पे। 10 हो गए इधर, 11 12 20 हो गए यहाँ पे 22, इसमें 22 है और कुछ देखो हिडन एडजस्टमेंट है, यहाँ लिखा है हिडन, तो 22 वहाँ पर हैं और 7 यहाँ पर, तो 22 लगभग 30 हो गए। यानी हम 5 एंट्री करेंगे, 6 लेक्चर लेंगे, 20 मिनट का, 15 मिनट का, क्योंकि मैं चाहता हूँ बोर ना हो और समझो भी, क्योंकि एक बार हम समझ गए ना काम हो जाएगा अपना, और डोंट वरी आ जाएगा। और ये मैं इसलिए भी इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में एनपीओ में उसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हर जगह ये काम आने वाला है। तो जब हर जगह काम आने वाला तो एक ही बार टाइम देके समझ लें ताकि आगे आसान हो जाए, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखो।